हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर हम सोल्व करेंगे जो इंटरनेट पर जारी हुआ है मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए। तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो भी आपके फाइनल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के पहले नंबर मॉडल पेपर को, और जिसमें 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है इटली को, सी ऑप्शन है इंग्लैंड को, डी ऑप्शन है फ्रांस को। तो यहाँ पे आपको बताना है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है काबूर ने, सी ऑप्शन है गैरीवाल्डी ने, डी ऑप्शन है बिस्मार्क ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो मेजनी ने किया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 8 जनवरी को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 8 मई को, डी ऑप्शन है 8 जुलाई को। तो यहाँ पे आपको बता देना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आएंगे वो इसी मॉडल सेट से आएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न की अप्रैल थीसिस किसने लिखी। जो अप्रैल थीसिस लिखा गया था वो किसने लिखा था। ए ऑप्शन है ट्रटस्की ने, बी ऑप्शन है स्टालिन ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है केरेंस्की ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। तो लेनिन ने लिखा था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न की सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1964 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1985 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1990 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1991 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो 1991 ईस्वी में हुआ, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न की अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। ए ऑप्शन है विष्णु जी का, बी ऑप्शन है शिव जी का, सी ऑप्शन है ब्रह्मा जी का, डी ऑप्शन है इंद्र का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो विष्णु जी का मंदिर है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट ने, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, डी ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1930 को, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1931 को, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, डी ऑप्शन है यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो इसी मॉडल सेट से आएंगे, क्योंकि पढ़ाई भी कुछ नहीं हुआ है। और ये जो मॉडल पेपर है ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो वो नहीं चाहेंगे कि हम कहीं और से प्रश्न लाएं, वो चाहेंगे कि इसी मॉडल से प्रश्न आए, क्योंकि पढ़ाई भी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये अगर मॉडल पेपर आपके पास नहीं है तो इसे आप लोग जल्दी से जल्दी खरीदिए और इसे एकदम रट जाइए, घोल के पी जाइए, क्योंकि सारे प्रश्न इसी से आने
वाले हैं। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पे ये मॉडल पेपर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए साइंस का जो हम यहाँ पे पढ़ाए थे कल, उसका मॉडल यहाँ पे देखिए पीडीएफ बना के उसके सेट का यहाँ पे हम ग्रुप में डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास नहीं है तो इसका भी यहाँ पे हम पीडीएफ बनाएंगे और इसका भी हम क्या कर देंगे, अगले दिन हम अपने ग्रुप में डाल देंगे। तो अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो लास्ट में आपको एक नंबर मिलेगा व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप का, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने के लिए प्लीज आप लोग लास्ट तक देखिए। और हाँ, एक बात ये कि इसमें गलत आंसर बहुत ही दिया है, जो ऑप्शन दिया है इसका उत्तर माला जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा गलत है। तो उस आंसर पे आप लोग बिलीव मत कीजिएगा। जो हम यहाँ पे अलग से आंसर भी दे रहे हैं कि उसका आंसर क्या क्या होगा, अपने से हाथ से लिख के दे रहे हैं कि कौन किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा, तो वो भी हम साथ में वहां पे दे रहे हैं। तो आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, हीराकुंड परियोजना है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। ए ऑप्शन है महानदी पर, बी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, सी ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, डी ऑप्शन है चंबल नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। ए ऑप्शन है अमृतसर में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है लाहौर में, डी ऑप्शन है इलाहाबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, तो ये पटना में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिखों के 10वें गुरु हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। ए ऑप्शन है अमेरिका को, बी ऑप्शन है चीन को, सी ऑप्शन है जापान को, डी ऑप्शन है अफगानिस्तान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, तो चीन को करती थी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अफगानिस्तान पे आप लोग टिक लगाइएगा, गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। ए ऑप्शन है फ्रांस का, बी ऑप्शन है अमेरिका का, सी ऑप्शन है रूस का, डी ऑप्शन है इंग्लैंड का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूसो जो था वो किस देश का दार्शनिक था, तो ये फ्रांस का दार्शनिक था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन नवीकरणीय संसाधन है। ए ऑप्शन है पेट्रोल, बी ऑप्शन है कोयला, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है लौह अयस्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो जो जल है वो क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। जल एक बार खत्म भी हो जाएगा तो उसे हम पुनः बना सकते हैं। जल कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होता है, संयोग से बनता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो 2 भाग यहाँ पे हाइड्रोजन और 1 भाग क्या लेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, और जब दोनों को एक में मिलाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे जल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम एक बार खत्म हो गया तो नहीं बन पाएगा, बनने में करोड़ों लाखों वर्ष लग जाएंगे। कोयला भी एक बार खत्म हो गया तो करोड़ों लाखों वर्ष लग जाएंगे। लौह अयस्क भी एक बार खत्म हो गया तो करोड़ों लाखों वर्ष लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जल अगर खत्म होता है तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को जब हम एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। इसीलिए जो जल है वो क्या है, यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, सी ऑप्शन है असम में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की तारापुर विद्युत केंद्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है वो कहाँ पे है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है राजस्थान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। एक भी प्रश्न हम गलत नहीं बताएंगे, जो
इसमें गलत दिया था उसको हम सुधार के यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेके अंत तक जरूर देखनी चाहिए। और ये मॉडल सेट काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे आपको घोल के पी जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। ए ऑप्शन है स्टॉकहोम में, बी ऑप्शन है मॉस्को में, सी ऑप्शन है पेरिस में, डी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था। तो स्टॉकहोम में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था। ए ऑप्शन है ढाका में, बी ऑप्शन है कोलंबो में, सी ऑप्शन है बीजिंग में, डी ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहां पे हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कोयला सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे देखिए उड़ीसा में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये झारखंड है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो झारखंड राज्य है यहाँ पे कोयला सबसे अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कहां चावल सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है केरल में। तो भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है तो कौन है, तो पश्चिम बंगाल है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो चावल होता है वो भारत का मुख्य खाद्य फसल है, यानी सबसे अधिक लोग क्या खाते हैं, तो चावल खाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे देखिए रबड़ की खेती कहां पे होती है, केरल में होती है, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। ए ऑप्शन है 1923 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1933 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1935 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई। ए ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1966 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1967 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1968 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966 ईस्वी में हुआ था। और ये कहां से हुआ था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुआ था। तो ये भी आपको साथ में यहाँ पे याद रखना है। अगर आप यहाँ पे 1965 पे टिक लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है कपास, सी ऑप्शन है रेशम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूती कपड़ा का कच्चा माल क्या है, तो ये कपास है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है कानपुर, डी ऑप्शन है भागलपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो भागलपुर है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है। यानी आपको बताना है कि उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बरौनी में, बी ऑप्शन है बांका में, सी ऑप्शन है भागलपुर में, डी ऑप्शन है यहाँ पे बगहा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उर्वरक यानी क्या होता है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये बरौनी में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। ए ऑप्शन है जॉर्ज, यहाँ पे देखिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश,
बी ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, सी ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, डी ऑप्शन है यहाँ पे अब्राहम लिंकन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी, तो मार्टिन लूथर किंग साहब ने उठाई थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है धर्म को समुदाय का महत्व, यहाँ पे देखिए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ए ऑप्शन है जातिवादी, बी ऑप्शन है सांप्रदायिकवादी, डी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, डी ऑप्शन है आदर्शवादी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो सांप्रदायिकवादी इसको बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। ए ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1972 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1982 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1990 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, तो 1990 ईस्वी में बना था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1946 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1949 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय जो संविधान है वो लिखित संविधान है, हाथ से लिखा गया है, और इसको किसने लिखा था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। तो ये भी आपको यहाँ पे साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 2 जून 2014 को, बी ऑप्शन है 2 जून 2015 को, सी ऑप्शन है 2 जून 2016 को, डी ऑप्शन है 2 जून 2017 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो तेलंगाना राज्य है भारत का सबसे नया राज्य है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है यहाँ पे राजस्थान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो ये उत्तराखंड से हुई, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो वन संरक्षण से संबंधित था, यानी वनों को बचाने से संबंधित था। जो वहां के लोग थे, ठेकेदार थे, वो पेड़ों को काटना चाहते थे, लेकिन वहां के जो लोग थे, मूल निवासी थे, वो पेड़ों को बचाना चाहते थे। इसी के संबंध में यहाँ पे चिपको आंदोलन चला था। तो ये भी प्रश्न आता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है राजनीतिक दल को, बी ऑप्शन है सामाजिक दल को, सी ऑप्शन है यहाँ पे धार्मिक दल को, डी ऑप्शन है नागरिक संगठन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक राष्ट्रीय दल है। ए ऑप्शन यहाँ पे जनता दल, यहाँ पे बी ऑप्शन है डीएमके, सी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, डी ऑप्शन है यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसे हम लोग बीजेपी भी बोलते हैं, और बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था। और ये देखिए एक राष्ट्रीय दल है, इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। ए ऑप्शन है जातिवाद, बी ऑप्शन है आतंकवाद, सी ऑप्शन है परिवारवाद, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। तो जातिवाद भी है, यहाँ पे आतंकवाद भी है, और परिवारवाद भी है, यानी इनमें से सभी है लोकतंत्र के लिए चुनौती, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग प्लीज एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। अगर इसे आप लोग लेके याद कीजिएगा तो उतना जल्दी याद नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इसे समझा देंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ये सेट
सेट खरीदिए, उसके बाद जो हम समझाते हैं उसको समझिए, जितना याद है उसको यहाँ पे देखिए छोड़ दीजिए, उसका रिवीजन हो गया, और जो याद नहीं है उसको टिक लगाइए और उसका रिवीजन कीजिए फटाफट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ए ऑप्शन है अरस्तु, बी ऑप्शन है रूसो, सी ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, डी ऑप्शन है यहाँ पे ग्रीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसने कहा था? ये तो ये अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ए ऑप्शन है अशिक्षा, बी ऑप्शन है पंचायती राज, सी ऑप्शन है सामाजिक असमानता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार की सूचक है, तो पंचायती राज है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत का योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारत में योजना आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और योजना आयोग का पुराना नाम क्या है? योजना आयोग तो नया नाम है, योजना आयोग का पुराना नाम क्या, यहाँ पे सॉरी, योजना आयोग पुराना नाम है और योजना आयोग का नया नाम क्या है, तो नीति आयोग है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन है 1953 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो अपना बिहार राज्य है इसमें किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो किसकी कम है? यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, बी ऑप्शन है दरभंगा, सी ऑप्शन है गया, डी ऑप्शन है यहाँ पे शिवहर। तो शिवहर की सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय, और किसकी सबसे अधिक है, तो जो पटना है उसका सबसे अधिक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए ट्रेडकोस्ट का, बी ऑप्शन है मार्शल का, सी ऑप्शन है क्राउथर का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही ये किसने कहा था, तो क्राउथर ने कहा था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? ए ऑप्शन है दिनार, बी ऑप्शन है रुपया, सी ऑप्शन है यूरो, डी ऑप्शन है यहाँ पे टाका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है, तो ये टाका है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो भारत का होता है, भारत की मुद्रा क्या है, तो रुपया है, इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेपाल का मुद्रा क्या है, तो नेपाल का भी मुद्रा क्या है, यहाँ पे देखिए रुपया ही है। और पाकिस्तान का मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तान का मुद्रा भी रुपया ही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 1900 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1902 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1904 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1905 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो ये कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 21, डी ऑप्शन है 25। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो ये 19 है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर।
43 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए रोटी, कपड़ा और मकान, बी ऑप्शन है रोटी, फल और सब्जी, सी ऑप्शन है कपड़ा, रोटी, सब्जी, डी ऑप्शन है तेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो रोटी, कपड़ा और मकान है, ये क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जितना आपका सही हो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट में इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? इसमें से आपको बताना है कि कौन पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से सरकारी सेवा है। ए ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा, बी ऑप्शन है शिक्षा सेवा, सी ऑप्शन है सैन्य सेवा, डी ऑप्शन है यहाँ पे वायुयान सेवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो देखिए यहाँ पे जो सैन्य सेवा है ये क्या है? पूर्णतः सरकारी सेवा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? जो भारत सरकार है उसने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 2005 में, बी ऑप्शन है 2006 में, सी ऑप्शन है 2007 में, डी ऑप्शन है 2008 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 ईस्वी में पारित किया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए ऑप्शन है स्पेनिश, बी ऑप्शन है इंग्लिश, सी ऑप्शन है चाइनीज, डी ऑप्शन है जापानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो सुनामी शब्द कहां से लिया गया है? तो ये जापानी भाषा से लिया गया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे सुनामी सबसे ज्यादा कहां पे आती है? तो जापान में आती है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। ए ऑप्शन है बम विस्फोट, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है युद्ध, डी ऑप्शन है रासायनिक दुर्घटना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे मानवकृत आपदा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बम विस्फोट है ये मानवकृत आपदा है। यहाँ पे देखिए जो भूकंप है ये कैसी आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। और यहाँ पे देखिए युद्ध कौन करता है? मानव करता है, तो ये मानवकृत आपदा है। रासायनिक दुर्घटना भी किसके कारण होती है? तो मानव के कारण ही होती है, तो ये भी मानवकृत आपदा है, ये भी मानवकृत आपदा है, ये भी मानवकृत आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा कौन है? तो भूकंप यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक आपदा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ए ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, बी ऑप्शन है दूरबीन, सी ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरा, डी ऑप्शन है टेलीविजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसमें दिया हुआ है। इसका टोटल 5 सेट है, जिसमें से हम एक सेट आपको करवा दिए। बच्चा कितना है? यहाँ पे 4 सेट, वो आगे हम करवाएंगे। अब आपके पास यहाँ पे देखिए 2 महीना का ही टाइम बचा है। इसमें आपको रिवीजन भी करना है और आपको क्या करना है? बढ़िया से तैयारी भी करना है। और कितने बच्चों की यहाँ पे तैयारी छूट गई है? तो जिनकी तैयारी छूट गई है वो रात 8 बजे से यहाँ पे अब क्लास चलेगा, वो अपनी तैयारी पूर्णतः फिर से अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे शुरू से पढ़ाई की जाती है और बिल्कुल अच्छे तरीके से वहां पे समझाया जाता है। और यहाँ पे देखिए अब 2 महीना ही बचा है, तो अब सोच रहे हैं कि एक रिवीजन क्लास यहाँ पे शुरू किया जाए सुबह 7 बजे। तो कैसा लगेगा? आप यहाँ पे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि रिवीजन क्लास कैसा होगा। जितना भी हम पढ़ाए हैं उसका हम क्या करेंगे? रिवीजन कराएंगे। तो ये 48 प्रश्न है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा? जितना याद है तो सही है, और अगर इसमें से जितना नहीं याद है आपको क्या करना है? उसे नोटबुक पे लिख के याद करना है। अगर आपके पास ये बुक है तो सही है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ पे हमारा नंबर है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये रहा हमारा नंबर, इस पे क्या कर दीजिएगा आप? यहाँ पे
अपना नाम लिख दीजिएगा, और आप लड़की हैं तो अपना लड़की अब जो नाम है वो लिख दीजिएगा, क्योंकि लड़की का यहाँ पे अलग ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो हम ऐड कर देंगे, और जितना भी स्टडी मटेरियल होगा, क्लास जब भी चेंज होगा, सबका यहाँ पे अपडेट आपको दिया जाएगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है आपको यहाँ पे देखिए ग्रुप में जोड़ने में, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, हम सभी को यहाँ पे ग्रुप में जोड़ देते हैं। एक एक बार में यहाँ पे 1500 मैसेज आता है, तो अकेले आदमी यहाँ पे पढ़ाना भी है, तैयार भी करना है सब चीज, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो जाता है, उसके लिए सॉरी। और ये जो हम यहाँ पे पढ़ाए हैं सुबह, यहाँ पे देखिए 8 बजे के पहले आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा स्टडी ग्रुप में। तो यहाँ पे देखिए अगर आप नहीं भी लिए हैं तब भी आपकी तैयारी हो पाएगी, तो इसीलिए हम इसका पीडीएफ बना के, और यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा गलती दे दिया है इस मॉडल पेपर में, जो बिहार बोर्ड का इंटरनेट पे जो जारी हुआ है उसमें बहुत ही ज्यादा गलती दिया है। तो आपको क्या करना है, उस आंसर पर बिलीव नहीं करना है, वो गलत दिया है उसमें हद से ज्यादा। तो जो हम यहाँ पे देंगे आपको, यहाँ पे उत्तर ये 48 प्रश्न हम आपको पढ़ाए हैं, तो अलग यहाँ पे देखिए पन्ने पे हम लिख के यहाँ पे आपको पीडीएफ में देंगे कि ये इसका आंसर होगा, वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क का यहाँ पे आंसर देख लीजिए कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है मैग्नीज को। तो इसका यहाँ पे देखिए जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आपके जवाब का यहाँ पे इंतजार रहेगा। और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जितना भी हम कर रहे हैं सब आपके लिए ही कर रहे हैं, और आपकी तैयारी हम करवाएंगे, हम गारंटी लेते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, बोलिएगा कि मॉडल पेपर आ गया है, और आस्क क्लास चैनल पे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग आस्क क्लास चैनल से जरूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे दबाना बहुत ही जरूरी होता है, तो बेल आइकन को ऑल पे दबाना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।